गुड इवनिंग बच्चों। जैसे आप सभी को पता है, मेरा नाम नावेद अख्तर है। मैं इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर में बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आज जो क्लासेस होगा वो स्पेशली क्लास 12th जो इवनिंग वाला बैच है उसके लिए होने वाला है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का जो दूसरा बैच है उसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड चैप्टर में किस केस में बोल रहा हूँ? अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी बुक। और वो सेकंड चैप्टर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। तो ये जो आज का लेक्चर होने वाला है बेसिकली इवनिंग बैच के लिए होने वाला है। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। यहां क्या लिखा है? बीज लिखा है। लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज कहलाता है। हमको पता है जनन जो है दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। अगर हम बात करें लैंगिक जनन का, तो जो लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है वो क्या है? बीज है। क्योंकि बीज में भ्रूण है, बीज बोएंगे उसे पादप उत्पन्न होगा, बीज बोएंगे उससे पादप उत्पन्न होगा। तो मैं कह दूं कि लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या है? बीज है। लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या है? बीज है, सीड है। अब बोलोगे सर, अब बताइए ये जो सीड है, ये जो बीज है, ये जो बीज है ये कितने प्रकार के हैं? ये जो बीज है ये कितने प्रकार के हैं? तो मैं कहूंगा कि बेटा आधार क्या है? क्योंकि कभी भी कोई भी आपसे अगर किसी भी चीज का प्रकार पूछता है तो आपको पूछना है उसका आधार क्या है। और यहां पर मैं कह रहा हूं कि बीज दो प्रकार के होते हैं, तो आपका सवाल होना चाहिए कि सर इसका आधार क्या है। तो मैं कहूंगा इसका आधार जो है वो तुम्हारा भ्रूणपोष है। क्या है? भ्रूणपोष है। अगर बीज में भ्रूणपोष बचा रह जाता है, अगर भ्रूणपोष बीज में बचा रह जाता है तो उसको हम लोग एल्बुमिनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बुमिनियस कहते हैं। अगर बीज में भ्रूणपोष का पूर्ण रूप से खर्च हो जाए, यानी कि बीज में कोई भी भाग भ्रूणपोष का ना बचे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैर एल्बुमिनियस। गैर एल्बुमिनियस। तो मैं कह दिया कि बीज कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक एल्बुमिनियस और दूसरा क्या है? गैर एल्बुमिनियस। एक एल्बुमिनियस है, दूसरा क्या है? गैर एल्बुमिनियस है। एल्बुमिनियस में क्या होता है? एल्बुमिनियस में भ्रूणपोष बचा रह जाता है बीज के अंदर, यानी कि पूर्ण रूप से भ्रूणपोष का खर्च नहीं होता है। लेकिन गैर एल्बुमिनियस में भ्रूणपोष जो है उसका पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है। इसको पोषण प्रदान करने में, भ्रूण को पोषण प्रदान करने में। तो बोलोगे सर आप बताइए कि एल्बुमिनियस का उदाहरण क्या है? तो मैं कहूंगा एल्बुमिनियस का उदाहरण जो है वो क्या है? गेहूं है, जिसमें भ्रूणपोष का कुछ हिस्सा बचा रह जाता है। मक्का है, बाजरा है, अरंड है। अब यहां पर देखो एल्बुमिनियस को परिभाषित किया गया है, भ्रूणपोष का भाग शेष रह जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, गैर एल्बुमिनियस के बारे में, जिसको इंग्लिश में एक्स एल्बुमिनियस कहा जाता है। एक्स एल्बुमिनियस कहा जाता है गैर एल्बुमिनियस को, जिसमें क्या है? उदाहरण के तौर पर मटर है। क्या है? मटर है। उदाहरण के तौर पर क्या है? मटर है, मूंगफली है, और क्या है? सेम है। सेम है। क्या है? सेम है। अब यहां पर क्या लिखा है? अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है,
यानी कि भ्रूणपोष का कोई भी भाग बचा हुआ नहीं है। किसके अंदर? बीज के अंदर। तो हमने क्या कहा? लैंगिक जन का अंतिम परिणाम क्या है? बीज है। बीज दो प्रकार के। सर आधार क्या है? तो मैं कहूंगा आधार जो है वो क्या है? भ्रूणपोष की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति। अगर भ्रूणपोष उपस्थित है तो क्या है? एल्बुमिनियस। अगर भ्रूणपोष अनुपस्थित है तो क्या है? गैर एल्बुमिनियस। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा जो लिखा है पेरिस्पर्म बोल के। क्या बोल के? पेरिस्पर्म बोल के, जिसको हिंदी में परिभ्रूणपोष कहा जाता है। अब ऐसे दिमाग मत लगाना कि सर बायोलॉजी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नाम ही सब कुछ कह जाता है। परी मतलब बाउंड, पेरी मतलब सर बाउंड्री होता है सर, और स्पर्म मतलब स्पर्म होता है सर। स्पर्म का बाउंड्री को पेरिस्पर्म बोलते हैं सर। ऐसा नहीं है। यहां जो परिभ्रूणपोष है इसका अर्थ है, यहां जो पेरिस्पर्म है इसका अर्थ है, आपने प्रत्यय बीजांड को पढ़ा होगा। प्रत्यय बीजांड में आपने देखा होगा कि भ्रूणकोश के बाहर, भ्रूणकोश के बाहर या फिर भ्रूणकोश कहां पर है? बीजांडकाय में है। कहां पर है? बीजांडकाय में है। और बीजांडकाय क्या होता है? पोषण प्रदान करता है। अगर बीजांडकाय का कुछ बचा हुआ हिस्सा रह जाए उसी को हम लोग परिभ्रूणपोष कहते हैं। यानी कि जिस तरह से भ्रूणपोष का कोई भाग बचा हुआ था तो उसको हम लोग नाम दिए थे एल्बुमिनस, और उसी तरह से अगर बीजांडकाय, जिसको इंग्लिश में न्यूसेलस कहा जाता है, उसका बचा हुआ हिस्सा मतलब रह जाता है, उसका कुछ भाग बचा हुआ रह जाता है तो उसको हम लोग परिभ्रूणपोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रूणपोष, जिसको इंग्लिश में पेरिस्पर्म कहा जाता है। फिर क्या है? एक शब्द है प्रसुप्ति। क्या है? प्रसुप्ति। एक शब्द है प्रसुप्ति, जिसको इंग्लिश में डॉर्मेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉर्मेंसी। क्या लिखा है? भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। यानी कि बीज के अंदर भ्रूण है, बीज के अंदर भ्रूण है और वो निष्क्रिय हो गया। बीज के अंदर भ्रूण है, भ्रूण निष्क्रिय हो गया। भ्रूण अगर निष्क्रिय हुआ तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसुप्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसुप्ति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डॉर्मेंसी कहा जाता है। जिसको इंग्लिश में डॉर्मेंसी कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, हमने कहा था कि बीजांड आगे चलकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। और अंडा से आगे चलकर क्या बनाता है? बीजांड आगे चलकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। और अंडा से आगे चलकर क्या बनाता है? फल बनाता है। अंडाशय की दीवार आगे चलकर क्या बनाएगा? फल की दीवार, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फल भित्ति। क्या नाम देते हैं? फल भित्ति। समझ में आई बात? हमने कहा था कि निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। तो निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मनज भ्रूण बनाता है, बीजांड विकसित हो जाता है बीज में, अंडाशय विकसित हो जाता है फल में। ये क्या है? निषेचन पश्च घटना है ना, निषेचन के बाद होने वाली घटना है ना। अब सोचो ना, अगर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है तो जो अंडाशय की भित्ति है वो किसकी भित्ति बनेगा आगे चलकर? फल की भित्ति। अंडाशय की भित्ति आगे चलकर किसकी भित्ति बनने वाला है? फल की भित्ति बनने वाला है। तो ये कंफ्यूज मत करना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है अंडाशय की भित्ति आगे चलकर क्या बनाता है? तो ऑप्शन में रहेगा फल की भित्ति। तो ये रटने वाली बात नहीं है। बोलोगे सर फल कितने प्रकार के होते हैं? फल कितने प्रकार के होते हैं? यहां पर फल दो प्रकार के हैं। फल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। बोलोगे सर कौन कौन सा? तो मैं कहूंगा गूदेदार, दूसरा क्या? शुष्क। और शुष्क को ही हम लोग बोलते हैं ड्राई फ्रूट। क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रूट। आप सभी ने सुना होगा ड्राई फ्रूट। शुष्क है, ड्राई है, सूखापन है, लैक ऑफ वाटर है, वाटर का स्कैरसिटी है। ठीक है, तो शुष्क में कौन आ गया? मूंगफली आ गया, सरसों आ गया। और गूदेदार में क्या आ गया? जिसमें गूदा है, जिसमें क्या है? गूदा है। अमरूद है, आम है, संतरा है,
ये किसके अंदर आ गया? गूदेदार में, जिसको इंग्लिश में फ्लैसी कहा जाता है। फ्लैसी, क्या कहा जाता है? फ्लैसी। अब हम बात करने वाले हैं कि फल जो है, फल जो है एक सत्य फल होता है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड में। एक ट्रू फ्रूट है, ट्रू, हमने पढ़ा है ना ट्रू फॉल्स, बचपन में आप सभी ने पढ़ा होगा ट्रू फॉल्स। तो यहां पे ट्रू लिखा है, ट्रू फ्रूट, जिसको हिंदी में यथार्थ 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 या फिर वास्तविक फल कहते हैं। या फिर और एक नाम है कौन सा फल? सत्य फल। कौन सा फल? सत्य फल। समझ में आई बात? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत हो जाता है हिंदी मीडियम वाले को। बोलोगे सर ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हिंदी में एक शब्द के लिए बहुत सारा शब्द है। जैसे अभी हमने कहा ट्रू फ्रूट, इंग्लिश में एक ही वर्ड है ट्रू फ्रूट, लेकिन हिंदी में सुनोगे सत्य फल, वास्तविक फल, यथार्थ फल। अब बोलोगे सर कि एक हमने सुना है सत्य फल, कौन सा फल? सत्य फल। और दूसरा हमने सुना है कुट फल, कौन सा फल? कुट फल। सत्य फल और कुट फल। सत्य फल को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रू फ्रूट। क्या कहा जाता है? ट्रू फ्रूट। और कुट फल को इंग्लिश में कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। कौन सा फ्रूट? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट। ये जो सत्य फल है इसका और एक नाम है यथार्थ 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 या फिर वास्तविक, या फिर वास्तविक, यथार्थ या फिर वास्तविक क्या? फल। लेकिन कुट फल का क्या नाम है? और दूसरा नाम क्या है? मिथ्या फल है। क्या है? मिथ्या फल है। और क्या है? तो मैं कहूंगा आभासी फल है। क्या है? आभासी फल है। आभासी फल है। अब तुम लोग के मन में सवाल होगा कि सर ये सत्य फल क्या होता है? मैं कहूंगा सत्य फल वैसा फल जो केवल विकसित हुआ है अंडाशय से, केवल अंडाशय से, केवल अंडाशय से। हमने कहा था कि अंडाशय आगे चलकर फल बनाता है। अगर केवल अंडाशय ही फल बनाने में भाग लेता हूं तो उसको हम लोग सत्य फल बोलते हैं, उसको हम लोग वास्तविक फल बोलते हैं, उसको हम लोग यथार्थ फल बोलते हैं। अगर अंडाशय के अलावा या फिर अंडाशय के साथ कोई अन्य भाग पुष्प का भाग ले लिया फल के निर्माण में, तो उसको हम लोग नाम देते हैं आभासी फल, या फिर कुट फल, या फिर मिथ्या फल, इसको इंग्लिश में फॉल्स फ्रूट कहा जाता है ना। यहां पे केवल अंडाशय, यहां पर केवल क्या है? अंडाशय है। लेकिन कुट फल में क्या है? अंडाशय के साथ साथ हो सकता है पुष्प का कोई अन्य भाग ले लिया, या फिर तुम्हारा पुष्प के साथ, पुष्प के अंडाशय के साथ कोई अन्य भाग, पुष्प का अन्य भाग क्या कर लिया? भागीदारी ले लिया। या फिर तुम्हारा कि अंडाशय के अलावा कोई दूसरा भाग शामिल हो गया किस चीज के निर्माण में? फल के निर्माण में। एक बार फिर से, सत्य फल वैसा फल जिसका निर्माण केवल अंडाशय से हुआ है, और कुट फल या फिर आभासी फल वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के कोई अन्य भाग से हो, या फिर अंडाशय के साथ साथ पुष्प के कोई अन्य भाग से हो। उसी को हम लोग आभासी फल, कुट फल या फिर मिथ्या फल कहते हैं, या फिर असत्य फल भी कहते हैं। समझ लो, समझ लो। जो फल केवल अंडाशय से विकसित होता है वास्तविक फल कहलाता है,
जो जो फल केवल अंडाशय से विकसित होता है क्या कहलाता है? वास्तविक फल कहलाता है। अब बोलोगे सर आभासी फल क्या है? आभासी फल क्या है? तो मैं कहूंगा आभासी फल ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से हुआ, ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से हुआ, साथ साथ पुष्प के अलग भागों से भी हुआ। समझ में आई बात? केवल अंडाशय से नहीं हुआ, पुष्प के अन्य भाग भी फल के निर्माण में भाग लिया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी फल, कुट फल, या फिर मिथ्या फल, या फिर असत्य फल। अब आभासी फल का उदाहरण क्या है? सेब है, रसभरी है। रसभरी को इंग्लिश में स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रॉबेरी। और फिर तुम्हारा क्या? अखरोट है। क्या है? अखरोट है। अब असल में क्या होता है कि बोलोगे सर सेब में, रसभरी में, अखरोट में पुष्प का कौन सा अन्य भाग शामिल होता है फल के निर्माण में? तो मैं कहूंगा पुष्पासन। क्या तुम्हारा? पुष्पासन। पुष्पा, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पासन। क्या है आपका? पुष्पासन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है, बड़ा प्यारा सा शब्द है, एक शब्द है, बड़ा प्यारा सा शब्द है। क्या है? अनिषेक जनित फल। क्या है? अनिषेक जनित फल। अनिषेक जनित फल। तो मैं कहूंगा अनिषेक जनित फल वैसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन का हुआ हो। जनरली निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित हो जाता है फल में, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है बिना निषेचन का फल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेक जनित फल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। यहां जो एक शब्द है पार्थिनो, क्या है? पार्थिनो। इसका अर्थ होता है वर्जिन। क्या होता है? वर्जिन। और वर्जिन को हिंदी में क्या कहा जाता है? कौमार्य। क्या कहा जाता है? कौमार्य। यानी कि बिना निषेचन का फल का निर्माण। अब बोलोगे सर इसका उदाहरण क्या है? तो मैं कहूंगा केला। क्या है? केला है। यहां देखो, बिना निषेचन का फल बनना अनिषेक जनित फल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर केला है। इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। इसका मतलब इस प्रकार के फल में बीज नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं बीज की जीवन क्षमता। किसकी बात करते हैं? बीज की जीवन क्षमता। किसकी बात करते हैं? बीज की जीवन क्षमता के बारे में। जिस तरह परागकण का जीवन क्षमता था, महीनों में था, घंटों में था। अब परागकण का जीवन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम परागकण को पराग बैंक में रख रहे थे, पराग भंडार में रख रहे थे। इसमें तरल नाइट्रोजन में, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में, इस तापमान पर -196 डिग्री सेल्सियस पर, -196 डिग्री सेल्सियस पर। समझ में आई बात? तो वहां पर हमने परागकण का जीवन क्षमता देखा था, जितना समय के लिए परागकण सक्रिय रहता है, जितना समय के लिए परागकण सक्रिय रहता है। और यहां पर हम इसकी जीवन क्षमता देखने वाले हैं बीज का। एक पादप है जिसका नाम है ल्यूपाइन, जिसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ल्यूपिनस आर्क्टिकस एक ऐसा पादप है जो कि प्रसुप्ति में चला जाता है, जिसके कारण इसका जीवन क्षमता जो है, इसका जीवन क्षमता जो है लगभग 10,000 वर्षों तक का होता है। फिर हम बात करेंगे दूसरा पादप की, जिसका नाम है फियोनिक्स डेक्टिलीफेरा। फियोनिक्स, क्या नाम है? फियोनिक्स डेक्टिलीफेरा। ये किसका पेड़ होता है? खजूर का पेड़ होता है। इसका जीवन क्षमता जो है कितना है? 2000 वर्ष पुराना होता है ये। इसका जीवन क्षमता देख रहे हो? देख रहे हो? 2000 वर्ष। और हम लोग का जीवन अवधि कितना दिन का? 60 से 65 वर्ष का है ना। 60 से 65 वर्ष। अब मानव का अगर हम जीवन अवधि की बात करें तो 60 से 65 वर्ष होता है।
मर जाना है। जो दुनिया में आया है वो जाएगा। उम्ब से टुम्ब, उम्ब से टुम्ब, भ्रूण से लेकर कहाँ, कब्रिस्तान तक, भ्रूण से लेकर कहाँ, कब्रिस्तान तक। जिसको जो दुनिया में आया है वो जाएगा ही जाएगा। कोई जल्दी चले आता है, कोई लेट जाता है। अब जल्दी जाने के पीछे अलग अलग रीजन्स हो सकता है। गाड़ी चलाता है, हेलमेट नहीं पहनता है और कोई आके ठोक जाता है। आप कितनों भी अच्छा बाइक चला लो, सामने वाले का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरा मानना है आप लोग क्या करो, हेलमेट पहनो। हेलमेट क्या करता है, बरसात से बचाता है। कभी हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, आपकी आंखों में पानी गिरेगा नहीं, इससे ना आपको चलाने में आसानी होगा। कभी गर्मियों में हेलमेट पहन के बाइक चलाना, सनलाइट डायरेक्टली हेड के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब अगर बाय द वे एक्सीडेंट हो जाते हो, कम से कम हेड को तो बचाएगा ना। ये चीजें हैं। आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल करते हो, अगर बाइक से ट्रैवल करते हो तो आपको हेलमेट पहनना है। आपको क्या पहनना है, हेलमेट पहनना है। अब कार के अंदर हेलमेट पहन के मत बैठ जाना, कार के अंदर हेलमेट पहन के मत बैठ जाना। सर हम तो अपना सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं सर, हम तो कार में हेलमेट पहन के बैठेंगे सर। ना, ऐसे नहीं। कार में सीट बेल्ट लगाना है। क्या लगाना है, सीट बेल्ट। फिर लिखा है असंजनन, फिर लिखा है असंजनन। हमने थोड़ी देर पहले कहा था बिना निषेचन का जो फल का निर्माण होता है अनिषेक जनित फल कहलाता है। बिना निषेचन का बीज का भी निर्माण होता है। बिना निषेचन के बीज का निर्माण असंजनन कहलाता है। असंजनन, जिसको इंग्लिश में एपोमिक्सिस कहा जाता है। एपोमिक्सिस, असंजनन, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस। क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस। बीज का निर्माण बिना निषेचन के असंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। असंग जनन, ये कुछ नहीं यहां पे कहलाता है। बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो मैं कहूंगा एस्ट्रेसिया। क्या नाम है, एस्ट्रेसिया। एक कूल है, एक फैमिली है। एक क्या है, फैमिली है, एक कूल है, एस्ट्रेसिया। और दूसरा क्या है, घास है। दूसरा क्या है, घास है। तो मैं आपको बता दूं आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इनके एग्जाम्पल सीधा एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। चाहे बिहार बोर्ड की एग्जाम की बात करो, चाहे नीट की एग्जाम की बात करो, या फिर कोई अदर बोर्ड की एग्जाम्स की बात करो। अगर आप 12th में हो तो इन एग्जाम्पल्स का आपको सामना करना पड़ेगा, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा लंबे समय तक। और अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि अनिषेक जनित फल जो है वो क्या है, तो आपने उत्तर दिया होगा केला है। हमने थोड़ी देर पहले कहा आभासी फल का उदाहरण क्या है, तो आप लोगों ने जवाब दिया सर स्ट्रॉबेरी है सर, सेब है सर, अखरोट है सर। अब यहां पर असंजनन का उदाहरण क्या है, एस्ट्रेसिया। दूसरा क्या है, घास है। क्या है, घास है। अब यहां पे एक शब्द है बहुभ्रूणता। क्या है, बहुभ्रूणता। यहां पे एक शब्द है बहुभ्रूणता। क्या है, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, भ्रूणता शब्द जो आया किससे आया, भ्रूण से आया। किससे आया, भ्रूण से आया। किससे आया, भ्रूण से आया। भ्रूणता शब्द किससे आया, भ्रूण के लिए है। और बहु मतलब एक से ज्यादा। बहु मतलब एक से ज्यादा। आप लोग बोलोगे सर एक बीजांड है, एक बीजांड में एक भ्रूणकोश, एक भ्रूणकोश में एक अंडाशय, एक अंडाशय से आकर एक नरयुग्मक मिला तो बना युग्मनज, युग्मनज आगे चलकर बना भ्रूण। तो इसका मतलब एक बीजांड के अंदर एक भ्रूण, एक बीजांड के अंदर एक भ्रूण। लग रहा है ना ऐसा, एक बीज के अंदर एक भ्रूण। लग रहा है ना ऐसा। लेकिन एक बीज के अंदर हमेशा एक भ्रूण नहीं होता। एक बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण होता है, जिसको हम लोग बहुभ्रूणता बोलते हैं। बायोलॉजी में कुछ ऐसे वर्ड्स है जो नाम ही सब कुछ कह जाता है। बहुभ्रूणता, भ्रूणता शब्द जो आया भ्रूण के लिए आया, बहु मतलब एक से ज्यादा। अब बोलोगे सर युग्मनज आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। युग्मनज आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। युग्मनज आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। युग्मनज आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। लेकिन अगर एक युग्मनज होगा तो एक ही तो भ्रूण होगा, अगर एक युग्मनज होगा तो भ्रूण भी तो एक होगा ना सर। तो आप तो बहुभ्रूणता की बात कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कभी कभी ऐसा होता है कायिक कोशिका, क्या है, कायिक कोशिका नहीं, बीजांड कायक। बीजांड कायक क्या होता है,
जो बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं, बीजांडकाय की जो कोशिकाएं हैं वो अपने आप को विकसित कर लेता है, जिसको हम लोग न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस अपने आप को विकसित कर लेता है। किसमें विकसित कर लेता है? भ्रूण में। किसमें? भ्रूण में। समझ में आई बात? हमने कहा सिर्फ युग्मनज ही आगे चलकर भ्रूण नहीं बनाता है। कुछ कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि जो बीजांडकाय है, जो न्यूसेलस है, वो आगे विकसित हो जाता है। किसमें? भ्रूण में, एम्ब्रायो में। अब एम्ब्रायो यहां पर एक है कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रायोनी। क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रायोनी। इंग्लिश में पॉली एम्ब्रायोनी बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। देख रहे हो यहां पे? एम्ब्रायोनी, एम्ब्रायोनी, एम्ब्रायोनी। पॉली, पॉली मीन्स एक से ज्यादा, यानी कि बहुभ्रूणता। अब बोलोगे सर बहुभ्रूणता किसमें किसमें देखने को मिलता है? तो मैं कहूंगा किसमें किसमें देखने को मिलता है। एक तो आपका नींबू में, नींबू क्या है? नींबू वंश में, जिसको हम लोग सिट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिट्रस, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फल, जिसमें खट्टापन होता है, जिसमें खट्टापन होता है। अब यहां पे क्या है? दूसरा क्या? आम है। दूसरा क्या है? आम है। एक आपका क्या है? नींबू वंश है। दूसरा क्या है? आम है। दूसरा क्या है? आम है। आगे बढ़ते हम लोग। सर यहां पे क्या दिखाने वाले हैं आप? तो मैं कहूंगा मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूं। किसका? एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, भ्रूणोद्भव। क्या सुना होगा? भ्रूणोद्भव। क्या सुना होगा? भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव। क्या सुना? भ्रूणोद्भव, यानी कि युग्मनज से भ्रूण का निर्माण, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण। आपने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है भ्रूणोद्भव, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है युग्मनज से भ्रूण का निर्माण। अब युग्मनज क्या है? एक कोशिका से बना है कि एक से अधिक कोशिका से बना है? एक से अधिक कोशिका से, अंड कोशिका से और नरयुग्मक से। लेकिन युग्मनज असल में क्या है? एक कोशिका है, सिर्फ एक कोशिका है। लेकिन युग्मनज क्या है? द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो सीरा आप ये देखिए, युग्मनज दिख रहा है यहां पे आपको? यहां पे आपको युग्मनज दिख रहा है? यहां पे दिख रहा होगा, युग्मनज दिख रहा है ना? ये युग्मनज जो है ये किस सिरे की तरफ मिलेगा? तो मैं कहूंगा बीजांडद्वारी सिरे की तरफ। क्यों? क्योंकि बीजांडद्वारी सिरे की तरफ क्या था? क्या था तुम्हारा अंड कोशिका। और ये जो कैलेजल सिरा है उसके तरफ क्या था? प्रतिव्यासांत, जिसको इंग्लिश में एंटीबॉरल्स कहा जाता है। 3 प्रतिव्यासांत है। एक अंड कोशिका है किसमें? भ्रूणकोश में। ये देखो, ये युग्मनज है। क्या है? युग्मनज है। अब युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज है, युग्मनज, युग्मज, युग्मज क्यों लिखा है? युग्मनज लिखना था। युग्मनज है, जायगोट, जिसको क्या बोलते हैं? जायगोट, जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट, युग्मनज। फिर देखो ना, यहां एक से टूटकर 2 बनाया, यानी कि समसूत्री विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। एक से टूटकर 2 बनाया। लेकिन आप देख सकते हैं कि युग्मनज से, युग्मनज से किससे? युग्मनज से, किससे? युग्मनज से क्या बनने में? परिपक्व भ्रूण बनने में। क्या बनने में? परिपक्व भ्रूण बनने में। युग्मनज से जो परिपक्व भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग भ्रूणोद्भव बोलते हैं। और युग्मनज से जब आगे चलकर परिपक्व भ्रूण बनेगा तो भ्रूण का अलग अलग शेप होगा, भ्रूण का अलग अलग शेप होगा। यहां पे देख सकते हैं आप, कौन सा शेप का दिखाई दे रहा है? यहां पे गोलाकार दिखाई दे रहा है। यहां पे कौन सा आकार का दिख रहा है? यहां पे कौन सा आकार का दिख रहा है? किसके ऐसा दिख रहा है? हृदय के ऐसा, हार्ट कैसा, जो तुम लोग बनाता है ये हार्ट। सर ये हार्ट है सर, ये दिल है सर। ये हार्ट है सर, ये दिल है सर। बच्चों एक बात बता दूं, फालतू का ना दिल बदनाम है। दिल का जो मेन काम होता है वो क्या करने का? ब्लड पंप करने का। दिल का जो हैसियत है, हार्ट का जो हैसियत है वो क्या करने का? ब्लड पंप करने का। और लोग जो हैं, जो प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका लोग हैं, ये जो आशिक सब है, वो लोग क्या कर दिया है? दिल को फालतू का बदनाम करके रखा है। जो भी फीलिंग्स और इमोशंस होता है वो ब्रेन में होता है। हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स इमोशंस है वो किस में है? ब्रेन में है।
लेकिन क्या बोलते हैं, फालतू का दिल को बदनाम करके रखें। दिल का एक ही काम होता है, क्या होता है, ब्लड को पंप करने का, ब्लड को पंप करके ब्लड को शरीर के हर एक पार्ट में पहुंचाने का, ताकि क्या हो, ब्लड अगर शरीर के हर एक पार्ट में जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, किसको कैरी करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अब लोग इतना बेकार है दुनिया कि बदनाम करके रखा हार्ट को। क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत सारा मूवी का नाम सुना होगा, क्या नाम है मूवी का, दिल है कि मानता नहीं। दिल थोड़ी मानेगा यार, दिमाग है, दिमाग, दिमाग है कि मानता नहीं। हम दिल दे चुके सनम, दिल नहीं, हम दिमाग दे चुके सनम। दिल आसना है, शाहरुख खान की एक मूवी है, दिल आसना नहीं है, दिमाग आसना है। दिल चाहता है, दिल चाहता नहीं है, दिमाग चाहता है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नहीं, दिमाग वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये ठीक है, ये वाला बात दिमाग में ध्यान रखना। दिल वाले दुल्हनिया नहीं ले जाएंगे, कौन ले जाएंगे, दिमाग वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब यहां देखो, ये उल्टा हार्ट लग रहा है, ये उल्टा हार्ट लग रहा है, ये उल्टा हार्ट लग रहा है ना। इसको क्या बोले, हृदयाकार, क्या बोले, भ्रूण बोले, क्या बोले, हृदयाकार भ्रूण बोले। और यहां पे आप देख सकते हैं परिपक्व भ्रूण, क्या देख सकते हैं, परिपक्व भ्रूण। ये पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है। यहां पे आप लोग मूलांकुर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, मूलांकुर। और यहां पर आप लोग क्या देख सकते हैं, परांकुर। हमने कहा था कि मूलांकुर आगे चलकर मूल तंत्र बनाता है, क्या बनाता है, मूल तंत्र। मूलांकुर आगे चलकर क्या बनाता है, मूल तंत्र। और प्रांकुर आगे चलकर क्या बनाता है, प्ररह तंत्र। क्या बनाता है, प्ररह तंत्र, प्ररह तंत्र। जनरली क्या होता है, ये जो मूल तंत्र होता है मिट्टी के अंदर होता है, और प्ररह तंत्र क्या होता है, मिट्टी के बाहर होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा जो मूल तंत्र है वो मिट्टी के अंदर ही होगा। आपने बरगद का पेड़ को देखा होगा, आपने गन्ने का पेड़ को देखा होगा, तो उनमें जो जड़ें हैं, उनमें जो मूल है, मूल तंत्र है, वो मिट्टी के बाहर है कि नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि मूल तंत्र हमेशा मिट्टी के अंदर ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि तना हमेशा मिट्टी के बाहर होगा। आलू को ही देख लो, तना, आलू, आलू किससे विकसित हुआ, तना से। कहां रहता, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर। तो मूलांकुर आगे चलकर मूल तंत्र बनाता है। मूल यानी कि मूल तंत्र के अंदर क्या आएगा, मूल आता, क्या आता, मूल, मूल यानी कि जड़, मूल यानी कि जड़। और प्ररह तंत्र में तना आ गया, तना आ जाएगा, प्ररह तंत्र में तना आ जाएगा। ये जो मिट्टी के जो बाहर है, जनरली जो देखते हैं मिट्टी के बाहर तना है, शाखा है, क्या है, शाखा है, तना है, शाखा है, क्या है भाई, पत्ती है, क्या है, पत्ती है, ठीक है। तो यहां पर बीज पत्र दिख रहा है, बीज पत्र। बता, इस भ्रूण को देखकर क्या लग रहा है कि एक बीज पत्र है कि दो बीज पत्र है, एक बीज पत्र ये है और दूसरा बीज पत्र ये है। तो यहां पर कितना बीज पत्र है, दो बीज पत्र है। तो इसका मतलब एक बीज पत्री है कि द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री। क्या है, ये जो भ्रूण है क्या है, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, क्या है, द्विबीजपत्री। ये जो भ्रूण है वो क्या है, द्विबीजपत्री है। ये जो भ्रूण है वो क्या है, द्विबीजपत्री। दिख रहा है यहाँ पे, द्विबीजपत्री दिख रहा होगा, क्योंकि इस भ्रूण में कितना बीज पत्र है, एक ये है, दूसरा ये है। ये जो भ्रूण है क्या है, ये जो भ्रूण को देखकर हमने डिसाइड किया, ये जिस पादप के अंदर यह बीज मिलेगा, इस पादप के अंदर बीज मिलेगा और उस बीज में भ्रूण क्या होगा, जिसमें दो बीज पत्र होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे द्विबीजपत्री। क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। यानी कि हम द्विबीजपत्री और एकल बीजपत्री कैसे डिसाइड करते हैं, मोनोकोट और डाइकोट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, भ्रूण को देखकर। यहां देखिए, एक बीज पत्र ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दो बीज पत्र हो गया। तो एक बीज पत्री है कि द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री। क्या है, द्विबीजपत्री है। यहां पे आपको बीज पत्रधार दिख रहा होगा, ये मूलांकुर दिख रहा हो, मूलांकुर, ये प्रांकुर दिख रहा हो, प्रांकुर। मूलांकुर आगे चलकर कौन सा तंत्र बनाएगा, मूल तंत्र। क्या थोड़ी देर पहले बोले, कौन सा तंत्र, मूल तंत्र। और प्रांकुर आगे चलकर कौन सा तंत्र बनाएगा, ये तो प्रांकुर है ना, यहाँ पे ये तो प्रांकुर है। यहां खींच देता हूं लाइन में, दूसरा कलर से खींच देता हूं। ये जो मूलांकुर आगे चलकर क्या बनाए, मूल तंत्र है। मूलांकुर आगे चलकर क्या बनाएगा, मूल तंत्र। और प्रांकुर आगे चलकर क्या बनाएगा, प्ररह तंत्र। थोड़ी देर पहले हमने बात किया, कौन सा तंत्र है, प्ररह तंत्र।
प्ररोह तंत्र, प्ररोह तंत्र। अब बताइए एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है? द्विबीजपत्री है। क्यों? क्योंकि यहां पे कितना बीजपत्र है? एक ये, दूसरा ये, दो बीजपत्र है। नीचे आ जाओ, यहां देखो, यहां पे आप लोग देखो, यहां पर क्या लिखा है? स्कूटेलम। क्या लिखा है? स्कूटेलम। और स्कूटेलम असल में क्या है? स्कूटेलम असल में क्या है? बीजपत्र है। लेकिन यहां पर कितना बीजपत्र है? बताओ कितना बीजपत्र दिख रहा है आपको? एक बीजपत्र। कितना दिख रहा है? एक बीजपत्र। इसका मतलब ये द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री है? एक बीजपत्री है। द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री है? एक बीजपत्री है। क्या है? एक बीजपत्री है, ये वाला। समझ पा रहे हो बात मेरा? स्कूटेलम नाम दिया गया है किसको? बीजपत्र को। किसको? बीजपत्र को। अब यहां बीजपत्र एक है, तो ये एकल बीजपत्री हो गया कि द्विबीजपत्री? एकल बीजपत्री। क्या हो गया? एकल बीजपत्री। एकल बीजपत्री, एकल बीजपत्री, एकल बीजपत्री। शायरी सुनेगा क्या? शायरी सुनेगा क्या? बता, कमेंट कर, कौन सा शायरी सुनेगा? कमेंट कर, मैं देखता हूं कौन सा रस का शायरी सुनने वाला है तुम लोग। बताना ईमानदारी से, शर्माना नहीं है। सर हम लोग को ना श्रृंगार रस का शायरी सुनाइए। अरे भाई थोड़ा मिजाज मजनू लग रहा है सब। सर हम लोग को ना श्रृंगार रस का शायरी सुनाइए। सर हम लोग को ना श्रृंगार रस का शायरी सुनाइए। सर हम लोग को ना श्रृंगार रस का शायरी सुनाइए। अच्छा सुन लो, सुन लो, सुना देता हूँ, उसके बाद लेक्चर का एंड करते हैं। कैसे मान लूं कि मजबूर थी तुम, कैसे मान लूं कि मजबूर थी तुम, शादी का लहंगा तो तुम्हारी पसंद का था ना। बस हो गया आज के लिए, बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्लास ओवर। मिलते हैं कल सेम एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू।